ओके, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आ गए हैं हम अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को ज़रा एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 को ज़रा देख लें एक बार। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, कंपटीशन के लिए तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। दोलन एवं तरंगे नीट में 3 से 4 सवाल बन जाते हैं इन दोनों चैप्टरों पे। हो सकता है एक चैप्टर में से 2 आ जाएं, हो सकता है 1 आ जाए। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ मतलब जानते बहुत कम बच्चे हैं इसके बारे में। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बच्चे इसको कम पढ़ते हैं या टीचर ही इसको बच्चों को कम पढ़ाते हैं। मेरे संपर्क में जितने बच्चे आए जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, बच्चे बोला सर वो दोलन और तरंगे वाला चैप्टर पढ़ा दो, क्योंकि 2 या 3 सवाल आने हैं और आप जानते हैं नीट में 2 या 3 सवाल अगर आ जाएं तो उनका कितना महत्व है। या जेईई मेन में 25 सवाल का पेपर बन रहा है, 25 में से 2 सवाल आके बैठ गए, 2 क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाती है वो चीज़। मतलब अगर हम 25 में से 15 सवाल कर दें, 24 या 25 सवाल 23 सवाल जो भी बना रहे हैं, अब तो सवालों की संख्या घट रही है, उसमें से अगर हम 15 सवाल कर दें, ठीक ठीक हो जाए हमारे, तो हमें बढ़िया कॉलेज मिल जाना है जेईई मेन के अंदर। 15 फिजिक्स में कर दें, 15 केमिस्ट्री में कर दें, 15 मैथ में कर दें। अगर उस लेवल पे जाके हम देखें तो एक चैप्टर अपने लेवल पे दोलन एवं तरंगे को हम एक ही मान लें तो 3 सवाल या 2 सवाल इसमें से मिलने ही मिलने हैं। उधर हम 12वीं में चले जाएं, ऑप्टिक्स को अगर हम एक ही मान लें, किरण प्रकाशिकी तरंग प्रकाशिकी, तो वहाँ भी उसमें से 2 या 3 सवाल हमें मिलने ही मिलने हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें क्या है आपस में जुड़ी हुई हैं। अब दोलन एवं तरंगे ये जुड़ी हुई चीज़ है। दोलन आता होगा अच्छे से, उसके सारे नियम सवाल अच्छे से बनते होंगे, तभी जाके तरंग भी बनती है, तरंग को भी समझा जा सकता है। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ाई करें। 17 नंबर की, किसी तार की छत से L लंबाई का कोई सरल लोलक जिसके लोलक का द्रव्यमान m है लटकाया गया है। कार R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से गतिमान है। यदि लोलक त्रिज्य दिशा में अपनी साम्य अवस्था की स्थिति के इधर उधर छोटे दोलन करता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो ये कार के अंदर एक दोलन लटका लो और कार को एक वृत्ताकार मार्ग पे चला लो, और जिस चाल से कार वृत्ताकार मार्ग पे चल रही है वो चाल हमको मालूम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए ये है छत, क्या कह रहे हैं, यह है कार की छत, ऐसा मान लिया हमने, और ये कोई सरल लोलक है। तो जैसे ही कार वृत्ताकार मार्ग पे घूमेगी तो ये पूरा का पूरा कमरा, ये पूरी की पूरी कार के अंदर की बॉडी है, जैसे ये वृत्ताकार मार्ग पे घूमेगी तो ये लोलक की साम्य स्थिति यहाँ बनेगी, इसे कहते हैं साम्य अवस्था। तो लोलक की साम्य अवस्था यहाँ बनेगी इस जगह पे, ये है। मान लो ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती है, तो क्या होता है, अभी केंद्रीय बल काम करता है। अब केंद्रीय बल मिला नहीं क्योंकि लटका हुआ है, तो लटका हुआ तो यहाँ है, यहाँ थोड़ी पकड़ रखा है किसी ने तो क्या होता है, यहाँ से तो बंध गया। तो अभी केंद्रीय बल रस्सी के थ्रू प्राप्त होगा। नीचे की तरफ जो बल लगा है वो लगा है mg, और जो बल केंद्र की तरफ चाहिए, जो बल केंद्र की तरफ चाहिए, क्योंकि गार मान लीजिए वृत्त पे घूम रही है, वो तो मिला नहीं है तो ऐसे में कौन सा बल काम कर देता है, अभी केंद्रीय बल काम कर रहा है मान लीजिए।
तो अभिकेंद्रीय बल तो उल्टा लगना है, mv²/r। अभिकेंद्रीय बल तो बाहर को लगेगा। मान लीजिए हम गाड़ी की छत पे बैठ गए और गाड़ी घूम जाए सड़क पे, एक वृत्ताकार मार्ग पे, और हम कुछ पकड़े नहीं, घर्षण होना, तो हम तो गिर जाएंगे, गाड़ी हमारे नीचे से निकल जाएगी। तो वही कहानी है, यहाँ तो पकड़ा नहीं है किसी ने, यहाँ पे रस्सी है, तो रस्सी से होकर संतुलन बनेगा। तो उस केस में इस बल को भी संतुलित करेगा कौन? इधर mg है, तो यहाँ एक तनाव हो जाएगा, इसमें टेंशन बन जाएगी, और वो इन दोनों बलों को संतुष्ट कर देगा। तो ये जो साम्य स्थिति है, साम्य स्थिति के दोनों ओर अब दोलन होगा, यानी यहाँ आ जाएगा कभी कभी, तो कभी कभी यहाँ आ जाएगा। तो अब साम्य स्थिति बन गई है, तो साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन होगा, क्योंकि ये नई साम्य स्थिति है। तो साम्य स्थिति के लंबवत जो त्वरण है, प्रभावी त्वरण, वो हमें देखना पड़ेगा। भाई जी तो तब होता ना जब ऐसा होता, कार रुक जाए, कार खड़ी हो जाए, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, फिर तो लटक ही जाएगा सीधा ये उधरवाधर में, वर्टिकल में। तो साम्य स्थिति के इधर उधर कह रहा दोलन करे, तो ऐसी स्थिति में जो त्वरण है, इस स्थिति में जो त्वरण है वो कितना है? तो यहाँ मान लेते हैं कि परिणामी त्वरण a है, तो a कितना है? तो दोनों त्वरण चूंकि एक दूसरे के लंबवत हैं, एक तरफ g है, एक तरफ v²/r है। भाई द्रव्यमान को छोड़ दें, हम इस द्रव्यमान को हटा ही दें, ये लीजिए, ये हटा दिया देखो मैंने अब, क्योंकि समझ में आ गया मामला ऐसा। तो नीचे की तरफ कौन सा त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण है, और ये अभी केंद्रीय त्वरण है, तो परिणामी त्वरण a है। तो दोनों त्वरण 90 अंश के कोण पर हैं। तो पाइथागोरस से परिणाम निकल जाएगा, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है। तो ये हो गया g का स्क्वायर और v²/r का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। तो ये वो त्वरण का पद है जो दोलन काल में त्वरण के पद को संतुष्ट करेगा। तो दोलन काल t 2π वर्गमूल L/a होना चाहिए। a g होता है ऐसी स्थिति में, मतलब जब कोई सरल लोलक ऐसे लटका हो सीधा, तो L/g होता है, त्वरण होता है नहीं a, लेकिन यहाँ वो g नहीं रहा, परिणामी त्वरण काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये वाला मान यहाँ लगा देते हैं। तो खैर इस यहाँ a को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझी हुई बात है, सीधा यहाँ लगा दो इसको, g² प्लस v⁴ और r²। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। बस ये लॉजिक था, और बढ़िया लॉजिक था। ऐसा सवाल डायरेक्ट आ जाता है कंपटीशन में, डायरेक्ट। थोड़ा सा सोचना पड़ता है बस, रत्ती भर बाल भर सोचा, अगर पढ़ रखा है पहले से, समय बच गया, और देखने में लगा यार सवाल तो बड़ा है लेकिन फंडा अपना क्लियर है, तो फटाक से 4 नंबर तुम्हारी जेब में आ जाते हैं, पॉकेट में। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे ज़रा, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लें ज़रा, क्या बात, एक बार देखें, क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ूंगा तो मैं करना भी शुरू कर दूंगा बेटा उसको, आप एक बार देख लिया करो। वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, चाहे नॉर्मल पढ़ लें, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज कर करके भी तो पढ़ सकते हैं ना, कि चलो सर ये सवाल तो हो गया, वीडियो पॉज कर लिया, अब मैं अगला सवाल पढ़ लूँ, क्योंकि सर फिर शुरू कर देंगे, तो मैं ज़रा देख लूँ, पहले ट्राई मार लूँ इस सवाल को। चलिए, वो अपने अपने तरीक़ों से कर सकते हैं। आधार क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई h के एक कारक का बेलनाकार टुकड़ा, जिसका घनत्व है ρ1, नहीं का टुकड़ा ρ1 घनत्व के किसी द्रव में तैर रहा है। कारक को थोड़ा नीचे दबाकर छोड़ देते हैं। यह बताइए कि ऊपर नीचे सरल आवर्त गति करेगा
पहली बात तो ये है, जिसका आवर्तकाल बताया गया है। रो कार्क का घनत्व है, रो एल या रो वन जो भी कहें, रो वन लिखा है, रो एल लिखा है, जो भी मान लें, ये द्रव्य का घनत्व है, जो भी द्रव्य जिसमें तैर रहा है। ठीक है, तो सवाल तो एकदम बढ़िया है। तो सबसे पहले क्या करें, एक छोटा सा चित्र बना लें जिसमें कि पानी को या द्रव्य को या लिक्विड को दिखाया जाता है ना, वो देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका नंबर डाल दो, क्वेश्चन नंबर 18। ये आ गया, देखिए ऐसे। तो इसमें कोई लिक्विड भर दें, यहाँ तक मान लीजिए हम ऐसा कर लें, ऐसे, और इसमें कोई लिक्विड भर लें तो कुछ ऐसा कर लेते हैं। देखिए ऐसा हो गया, मान लीजिए कोई द्रव इसमें भर लिया हमने, ये हो गया, ठीक। और इसमें बेलनाकार, कोई बेलनाकार कोई सिलेंडर बना लें ऐसे। इसको नीचे दबाकर छोड़ दें, तो मान लीजिए ये कि थोड़ा सा हिस्सा इसका हमने नीचे दबा दिया ऐसे और छोड़ दिया, ये दबा दिया। कितना नीचे दबा दिया इसको, y। तो ये जो चीज़ है ये मान लीजिए y है। तो जितना हिस्सा नीचे दबाया है, बहुत ध्यान देने की बात है, उतना ही अतिरिक्त उत्प्लावन बल ऊपर को लग जाएगा। तो नीचे y नीचे दबाया है, बल ऊपर को लग जाएगा। क्योंकि पहले क्या है, ये जो स्थिति है, ये वाली अभी जो स्थिति है, ये संतुलन की स्थिति है। ये जो स्थिति है ये संतुलन की स्थिति है। संतुलन की स्थिति से हमने हाथ से इसको थोड़ा सा या किसी भी तरीके से y नीचे दबा दिया, तो ये थोड़ा सा जो द्रव्य है ये थोड़ा ऊपर को सरक जाएगा ना, थोड़ा ऊपर को निकलेगा। तो द्रव्य का हटाया गया भार, जितना भार द्रव्य का अब हटेगा, वही बल इस पे ऊपर को लग जाएगा, क्योंकि पहले ये संतुलन में था, है ना। तो बल y नीचे है तो बल ऊपर को है, ठीक। तो y द्रव में अगर डूब गया है या y नीचे की तरफ विस्थापित कर दिया गया है, तो द्रव्य का उत्प्लावन बल इस पे ऊपर को लग गया। तो इसका मतलब हो गया कि सिलेंडर पर उत्प्लावन बल y के कारण, y के कारण, पहले का नहीं भाई, पहले भी तो उत्प्लावन बल था इस पे, क्योंकि पहले इतना तो देखो पहले ही डूबा हुआ था ये, वो नहीं, उससे तो कुछ हो नहीं रहा था। अब जो दबाया है y के कारण, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रो एल जी ए वाई। क्यों, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया a, तो आधार का क्षेत्रफल और ये y ये बन जाएगा इस वाले हिस्से का आयतन। इस वाले हिस्से का आयतन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, इस वाले हिस्से का ये आयतन बनेगा। जो एक्स्ट्रा दबाया है ये सोचने की बात है, क्योंकि इतना पानी निकल जाएगा। खैर यही है माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। यही तो होता है सरल आवर्त गति में, माइनस m ओमेगा स्क्वायर y, क्योंकि विस्थापन y है। सूत्र तो यही है, अगर विस्थापन x होता है तो x बना लेते हैं, तो झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा में सॉल्यूशन में आलतू फालतू की चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले क्या था, पहले बल संतुलन में थे, उनको भी लिखो जी वो कौन कौन से बल थे। तो हम कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत तो नहीं पढ़ रहे हैं कि हम उनको भी लिखेंगे, हम तो वो पकड़ेंगे जहाँ से हमारी समस्या का हल होता, लॉजिक है हमारा। तो इसमें अब ये y का पद है, इसको काट दीजिए।
माइनस का पद है, इसे काट दीजिए। तो ये माइनस का पद या वाई का पद ये हटा दिया हमने ऐसे। माइनस को काटने की ज़रूरत नहीं, माइनस तो अपने आप ही हट जाता है। दोनों तरफ -1 से गुणा कर देते हैं, कैंसिल नहीं क्या करते, -1 बना के काटे फिर, ऐसे नहीं क्या करते, छोड़ दें ऐसे ही इसको। तो m ओमेगा स्क्वायर रो एल जी ए ये आ गया। अब इन्होंने कहा कि जो इसकी पूरी ऊंचाई है वो h है, इसकी जो ऊंचाई है सिलेंडर की वो h है पूरी की पूरी, और आधार का क्षेत्रफल a है माना। तो इसका पूरा आयतन और इसका जो घनत्व है वो रो है, ये रहा रो। तो द्रव्यमान हो जाएगा हमारे पास। द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व है। तो ये हो गया ए एच रो ओमेगा स्क्वायर रो एल जी ए। तो यहाँ भी ये जो ए का पद है ये कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर का मान आ गया रो एल जी बाई, ध्यान रहे ये एल गुणा में नहीं बेटा, ये एल केवल प्रतीक रूप में लिखा हुआ है ऐसे। हम मान लेते हैं कि सर ये तो एल तो गुणा में है ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा। रो के नीचे छोटा सा एल लगा हुआ है, स्क्रिप्टेड एल है, मतलब जो सिर्फ प्रतीक बता रहा है। तो ये हो गया एच और रो। तो ये ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा फिर, वर्गमूल रो एल जी एच रो, तो 2 पाई, दोलन काल चाहिए 2 पाई, और इसको उल्टा कर लेंगे 2 पाई बाई ओमेगा वाला जो फंडा होता है 2 पाई बटे ओमेगा वाला है ना, दोलन काल वाला। तो एच रो एल जी ये आ गया तुम्हारा वो उत्तर जो तुमसे मांगा जा रहा है ना। तो बढ़िया सवाल था, कंफर्म कर लें एक बार। तो छोटे मोटे दोलनकाल बनाने से संबंधित सवाल जो है जिसमें दोलनकाल बनाना पड़ता है, तो इस तरह का सवाल आता है जेई में। कहाँ आता है इसका सवाल, जेई में। छोटा दोलनकाल बनेगा तो जेई मेन में आ जाएगा, और बड़ा दोलनकाल बनेगा बढ़िया सा तो जेई एडवांस में भी आ जाता है। तो फाइनल जो इसका एक लॉजिक है वो है प्रत्यानयन बल ढूंढना, यानी जो बल रिस्टोरिंग फोर्स है जो गति करवाता है। जैसे हमने यहाँ ढूंढा, बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। संतुलन की अवस्था पहले से है, अगर वहाँ से हम इस निकाय को हिला दें, इस वस्तु को थोड़ा सा हिला दें, तो क्या होगा, बस वो कौन सा बल होगा जो अतिरिक्त अब डेवलप होगा, बस उसे ही बना देते हैं -ω²x या -ω²y, और फटाक से ओमेगा निकालते ही दोलन काल हमारे दिमाग में फिट आ जाता है। क्योंकि ओमेगा को दोलन काल में बदलना या आवृत्ति में बदलना उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओमेगा आ गया लिख दो सीधा टिक। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, शाबाश। ज़रा क्वेश्चन नंबर 19 पे नज़र मारें एक बार, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लें एक बार, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, ओके, चलिए शाबाश। हाँ, पारे से भरी किसी यू नली का एक सिरा पारे से भरी यू नली का एक सिरा किसी चूषण पंप से जुड़ा है, दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला छोड़ दिया गया है, दोनों स्तंभों में कुछ दाबांतर बनाए रखा जाता है। दर्शाइए कि जब छोड़ दिया जाता है, चूषण पंप को हटा दिया जाता है, तो सरल आवर्त गति करता है।
तो कुछ ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल एक डेरिवेशन है जो तुम कर चुके हो, दोबारा हो रहा है ये मान के चलो बस। ये यू नली है ऐसे, तो यहाँ द्रव्य का लेवल ये है और यहाँ ये है ऐसे। तो इसमें कोई दावांतर बनाकर ऐसी स्थिति बना के रखी हुई है इन्होंने ऐसे, ये वाली चीज। ऐसा बना रखा है, यहाँ कोई पंप लगा रखा है इन्होंने। ये जो है ना ये पंप है, इसे कह रहे हैं चूषण पंप, है ना, चूषण पंप, यानी हवा को खींच के रखता है। चूसने वाला पंप, जो कहते नहीं गन्ना चूस लो चूषण पंप है, सक्शन पंप बोल देते हैं, अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, सक्शन पंप। तो खींच के रखा हुआ है। अब हमें देखना होगा कि भाई ये जो दाबांतर है यहाँ पर और यहाँ पर वो कितना है। और इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि साहब संतुलन हमें प्राप्त नहीं है, हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं है। संतुलन की स्थिति प्राप्त होती तो बाद में हम उसे हिला देते। तो संतुलन की स्थिति कहाँ होगी, जब दोनों भुजाओं में लिक्विड का तल बराबर होगा। तो ये संतुलन की स्थिति अपने आप समझ में आ जाती है कि साहब ये संतुलन की स्थिति बनेगी, संतुलन यहाँ होता है। तो संतुलन लेवल पर अगर देखें, अगर हम संतुलन लेवल को यहाँ से y पे मान लें तो ऊपर से भी y पे मान लें, ठीक। तो जो कुल दाबांतर है, इसे मान लें स्तर 1, इसे मान लें स्तर 2। यहाँ का दाब मान लें P1 और यहाँ का दाब मान लें P2। तो दाबांतर जो है वो कितना, यानी डेल्टा P क्या है, तो समझ में आता है कि ये माइनस रो जी 2y है, क्योंकि y ऊपर को है बढ़ाया हुआ, है ना, तो बल लगेगा नीचे को। जैसे मान लो y ऊपर चला रखा है, देखो y कहाँ है, विस्थापन का ऊपर को है। मान लो संतुलन ये है, संतुलन का लेवल ये है, तो संतुलन से y ऊपर को है, तो जैसे छोड़ेंगे बल लगेगा नीचे को, वो आ गया। और बल लगेगा दाब गुना क्षेत्रफल के बराबर। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या है। अब ये क्षेत्रफल मान लेते हैं कि a है। तो बल कितना हो गया F, ये हो गया -2g, 2 2 बार लगा दिया बेटा मैंने, ये होता है घनत्व है रो, हाँ, माइनस रो जी 2y a ऐसे, क्योंकि यहाँ ये देख के तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि सर ने 2 क्यों लगा दिया। तो ये घनत्व है रो जी एच वाला, कोई भी द्रव्य भरा है, ये इतना हो गया बल, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो यही बल है जो m में बनना है। तो बल हो गया m ओमेगा स्क्वायर y माइनस में। अब ये सोचने की बात है कि यहाँ 2y लगाया सर आपने, यहाँ y लगाया, तो यहाँ का जो y है वो साम्य अवस्था से ही लगता है। साम्य अवस्था से y इधर है स्थिति अभी, तो वो साम्य अवस्था से y है, लेकिन प्रभावी जो बल है वो दोनों तलों में जो दावांतर है उसके हिसाब से है, तो बल जाएगा। तो मान लीजिए इधर से y ऊपर चढ़ जाए, साम्य अवस्था यहाँ बनती है, तो इधर से y नीचे गिर जाता है। ये बड़ी अजीब बात है, ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है। नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, एक y हो तो दूसरे बल में भी एक ही y आता है, लेकिन y का पद दोनों जगहों पे अलग अलग आ जाता है, निर्भर करता है बलों के ऊपर कि वो निकाय में किस प्रकार लगे हैं। तो यहाँ एक ही y लगेगा क्योंकि साम्य अवस्था से y पे विस्थापन है। अब आया माइनस रो जी 2y a, ये आ गया। तो बस अब समझ में आ रही है बात। अब हम कह देंगे कि भाई ये y जो है, ये कट के देखो y, माइनस को छोड़ देंगे तो m
ओमेगा स्क्वायर रो जी ए, ये 2 आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर जो आया हमारे पास 2 रो जी ए बाई एम आ गया, इसका वर्गमूल आ गया, ये ओमेगा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई सरल आवर्त गति करेगा, तो हम यहाँ पर उस चीज़ को फाइनल कर लेते हैं। यहाँ से हम कह देते हैं चूंकि विस्थापन y है, तो बल F बराबर माइनस रो जी ए 2y है, अतः F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है, तो गति सरल आवर्त गति होगी। क्योंकि इतनी बात अब हमें लिखनी पड़ेगी। ये आ गया, ये वाली चीज़, ये वाली बात हमें लिखनी पड़ेगी। और अगर इसका दोलन काल निकालना है तो ये निकल गया, और इसका जो डेरिवेशन है, और यानी इस m को भी हटाया जा सकता है। भाई इसका घनत्व क्या है, इसका घनत्व, इसकी पूरी जो लंबाई है मान लीजिए वो L है, ऐसे क्षेत्रफल कितना है A है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा रो ए एल, ये हो जाएगा। देखो तो ये पद यहाँ लगा दिया जाए अगर, तो ये चीज़ बन जाएगी रो 2 रो जी ए, और m हो जाएगा रो ए एल। तो ये ओमेगा जो बन जाएगा वो बन जाएगा वर्गमूल 2g बाई एल, ये बन गया। और दोलन काल या आवर्त काल वो कितना बन जाएगा t बराबर, ये तो आप निकाल चुके हैं पहले, ये हो जाएगा L अपॉन 2g 2 पाई, ये निकाल चुके आप। तो m को भी हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये इसकी जो लंबाई है, पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, कितनी लंबाई में ये भरा है ना, ये पता हो जाएगा। और ये मान लेंगे कि इसके आधार का क्षेत्रफल a है, तो इसका आयतन आ जाएगा, जितना इसमें लिक्विड या द्रव भरा है उसको घनत्व से गुणा कर देंगे तो उसका द्रव्यमान भी आ जाएगा। तो कुल मिला के 2 पाई एल बाई जी वर्गमूल एल बाई जी, ये दोलन काल बन जाएगा। पूरा डेरिवेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल में इन्होंने ये पूछा है कि भाई दिखाओ सरलावर्त गति करेगा, तो बल चूँकि ऐसा आ गया, तो यहाँ से देख लिया कि बल जो है माइनस वाई के अनुक्रमानुपाती है, लिख दिया कि भाई सरलावर्त गति करेगा, बस उत्तर तो यहीं पूरा हो जाता है। पूरा क्यों कर दिया हमने, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल लॉजिक इसमें सारे लगा के इसको पूरा क्यों कर दिया, क्योंकि रिवाइज हो गया और कहीं आ जाए मान लो किसी एग्ज़ाम के अंदर, तो फिर हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लें एक बार, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें एक बार। पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 20 पे नज़र मारिए, क्या करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, 14, 20। चित्र 14-28 में दर्शाए अनुसार वी आयतन के किसी वायु की ग्रीवा गर्दन की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। इस ग्रीवा में हम द्रव्यमान की कोई गोली बिना किसी घर्षण के ऊपर नीचे गति कर सकती है। 2 पाई एल बाई जी
यह दर्शाइए कि जब गोली को थोड़ा नीचे दबाकर मुक्त छोड़ देते हैं, गोली को दबा के थोड़ा सा है, तो सरल आवर्त गति करता है। दाब आयतन विचरण को समतापी मानकर दोलनों के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चित्र जो बना है थोड़ा सा इसको बना लेते हैं पहले। ये ग्रीवा यानी गर्दन है, इसका जो ये क्षेत्रफल है ना, ये बताया गया है। इसको कह रहे हैं ये ए है। यहाँ कोई गोली इसमें फंसा रखी है, बाकी ये बर्तन है इस तरीके से यूँ, ठीक। और ये गोली जो फंसा रखी है इसको उन्होंने नीला नीला करके दिखा रखा है ऐसे, ये वाला मामला है। और जानकारी जो दी है इसके बारे में वो m और v, यानी ये जो इसका द्रव्यमान है वो m है और इसका आयतन v है। और प्रक्रम जो है वो समतापी है। जो प्रक्रम होता है वो कैसा है, वो है समतापी, यानी इस पूरी प्रक्रिया में ताप नहीं बदलता। बस अब बात होगी इसके दोलन काल के बारे में कि भाई दोलन काल इसमें कितना होगा। तो अभी क्या है, अभी संतुलन की अवस्था है। अगर आप संतुलन की अवस्था पे विचार करें तो ऊपर से जो दाब पड़ रहा है वो पड़ रहा है वायुमंडल दाब और भार, इसका जो भार है ना नीचे की तरफ वो पड़ रहा है mg, और ऊपर से वायुमंडल दाब पड़ रहा है। इतना ही दाब नीचे से पड़ रहा है गैस का। तो ऐसी परिस्थिति में संतुलन बना हुआ है। हम मान लें कि यदि गोली को थोड़ा सा नीचे दबाया जाता है तो अब इस गोली को अगर हम थोड़ा सा नीचे दबा दें, मतलब यहाँ के बजाय इस लेवल के बजाय गोली को इस लेवल पे ले जाएं, थोड़ा सा दबा दें, मतलब इसको यहाँ ला करके और छोड़ दें, तो चूँकि गैस का दाब बढ़ जाएगा तो ये गोली ऊपर को भागेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर को जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर को जाएगी, तो बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि ये गर्दन लंबी है ऊपर तक मान लो। तो कह रहे यहाँ पर एक सरल आवर्त गति होगी। तो दाब, अगर यहाँ पर दाब P है, गैस का दाब क्या है, P है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पहली स्थिति में क्या है, P1 V1, दूसरी में P2 V2। तो पहला दाब P है, आयतन V है। थोड़ा नीचे दबा के जब छोड़ा है उस केस में, छोड़ते ही दाब बढ़ा हुआ है तो दाब थोड़ा सा बढ़ गया है, P में कुछ दाब बढ़ गया है डेल्टा P। आयतन कम हो गया है क्योंकि आयतन देखो जब नीचे आएगी ना तो आयतन में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, तो आयतन हो गया है V माइनस डेल्टा V। ये बात आ गई है, बायल का नियम लग गया, सरलता से लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तापमान कांस्टेंट है, ताप अचर है। अब इन ब्रैकेट को खोल के हल कर लें, इस ब्रैकेट को खोल लें, पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी, ये आ गया पी वी। तो जो पद एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, उनको हटा लें। देखो ये पद एक दूसरे को हटा रहे हैं, इनको निरस्त कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और जो फाइनल चीज़ बन के आ रही है वो लिखें। कोई वैल्यू बहुत छोटी है उसको भी छोड़ दें। तो हम ये मान लें कि ये जो टर्म है ये वाली, ये लगभग 0 है क्योंकि दोनों ही डेल्टा है। थोड़ा सा परिवर्तन किया है हमने तो डेल्टा है। तो यहाँ 0 नहीं लिखते क्योंकि ऐसे लगेगा इसके बटे में 0 लिख दिया, इसको छोड़ दें, मान लीजिए निरस्त कर दें इसको, ठीक। तो क्या करें, P डेल्टा V बराबर डेल्टा P V कर लें।
डेल्टा पी का मान निकाल लें, पी डेल्टा वी बाई वी कर लें, ऐसा कर लें। यानी दाब का जो अंतर है, इसे क्या कह रहे हैं, दाब का अंतर है, दाबांतर, ये कर लें। दाबांतर जितना बना है वो किधर को बना है, ऊपर की तरफ बना है। अगर इसको क्षेत्रफल ए से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के जो बल है एफ, वो ऊपर की तरफ बन गया। कितना बन गया, डेल्टा पी ए, तो पी डेल्टा वी बाई वी ए, ये बल बन गया ऊपर की तरफ। अच्छा, वाई जो विस्थापन था थोड़ा सा वो नीचे की तरफ था, जरा ध्यान दें, ये वाई नीचे की तरफ था, बल ऊपर की तरफ बना है। तो जो आयतन है यहाँ, ये कितना लिखा जा सकता है, P माइनस ए वाई। देखो थोड़ा सा आयतन में परिवर्तन है। डेल्टा वी को क्या लिखा, ब्रैकेट लगा ले बेटा, यहाँ याद रहेगा, ए वाई। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि बल ऊपर को है, वाई नीचे को है। गोली को नीचे की तरफ दबाया था, एक ये ए आ गया और ये हो गया वी, यानी बर्तन का या गैस का आयतन, तो ये बल हो गया। इसे और ठीक कर ले, माइनस पी ए स्क्वायर वाई और ये वी हो गया, ये बल हो गया। बल कितना होता है सरल आवर्त गति में, क्योंकि सरल आवर्त गति तो होनी है, देखो साफ दिखाई दे रहा है। जो बल है वो वाई के या माइनस वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो सरल आवर्त गति तो होनी ही है। तो यहाँ लिख लेते हैं इस चीज़ को, ये समता भी हटा देते हैं ऐसे, तो ये हो गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। इसके लिए इसका द्रव्यमान कितना है, एम, और सरल आवर्त गति में त्वरण होता है ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस का, वो रहा बल, माइनस पी ए स्क्वायर वाई बाई वी। ये आ गया, देखो बराबर माइनस पी ए स्क्वायर वाई बाई वी, ऐसा है ना। तो वाई हटा लो यहाँ से, जो वाई है यहाँ से हटा लो इसको, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, माइनस भी हट जाएगा, ये हो गया पी ए स्क्वायर बटे एम वी, ये आ गया। अच्छा, अब ओमेगा भी आ जाएगा यहाँ से। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, वर्गमूल पी ए स्क्वायर एम वी, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ गया। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई वर्गमूल एम वी और पी ए स्क्वायर, ये टाइम पीरियड भी आ गया, ऐसा। तो फाइनली यही हमारा उत्तर है। लेकिन इस उत्तर में एक समस्या है कि दाब बताया नहीं गया, या तो दाब बताएं या फिर लगाएं प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो काम करता है प्रत्यास्थता में, वो खिंचे हुए तार में काम करता है। गैस में या द्रव में जो काम करता है वो करता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जब इस तरह दाब पड़ता है, आयतन में कमी होती है, तो ये P आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर की वैल्यू है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ P की जगह पे क्या लिखा जाएगा, B लिखा जाएगा। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि समतापीय प्रक्रम में ऐसा क्यों है, तो इसको मॉडिफाइड करना है। फाइनली तो ये उत्तर है। चलिए देखते हैं, इसको ठीक करते हैं। ये सारी चीज़ों को हटा लेते हैं, ये समझ लिया आपने।
तो हम बात कर रहे हैं आदर्श गैसों की, तो उसमें लिख लेते हैं PV बराबर RT। एक मोल के लिए। तो अब हम आयतन के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी हम कर लेते हैं P dV/dV प्लस V dP/dV, और R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी तापमान भी कांस्टेंट है, तो इसका हो गया 0। dV/dV 1 हो गया, तो P बराबर -V dP/dV हो गया, तो P -V डेल्टा P/डेल्टा V हो गया। ये जो चीज़ होती है इसी को हम कहा करते थे B, यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो आया समतापीय प्रक्रम में वो P के बराबर आ गया। ये चीज़ देखो P के बराबर आई है कि नहीं आई, होता कितना है B। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया गया, P बराबर 2 पाई वर्गमूल mv BA स्क्वायर। तो फाइनल आंसर ये लिखा गया बच्चों। अब बताओ सवाल बढ़िया था कि नहीं? दिमाग की कसरत हो गई।